हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और वन शॉट सीरीज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क पार एनर्जी चैप्टर जस्ट इन 30 और 40 मिनट्स। इस चैप्टर में अगर आप देखें ड्यूरेशन कम होगी वीडियो की, वो तो लास्ट में रिकॉर्ड करके पता चलेगा, बट क्योंकि फॉर्मूलाज कम हैं बट उनकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ज्यादा जरूरी होती है। नीट पीवाईक्यू, जेई मेन पीवाईक्यू ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं बेटा, उसके साथ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे से सभी कंसेप्ट समझ में आएंगे बेटा। जो हमारे पास थोड़ी बहुत कोई एप्लीकेशन बेस्ड चीजें रहती हैं वो मैं इस वन शॉट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं बेटा। वर्क पार एनर्जी। वर्क क्या होता है? इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। एरिया अंडर द कर्व, अगर हमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिवन हो तो उसके अंडर एरिया बेटा। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो ये बाहर आ जाएगा, ds की इंटीग्रेशन s। फिर अगर आप देखें तो इसे लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट a डॉट b ए बी कॉस थीटा होता है। अब थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर व्हेन ज्वाइन टेल टू टेल और हेड। अब अगर आप यहां पर देखें तो मैं एफ कॉस थीटा को अलग से लिख सकता हूं। क्यों? अगर इस एफ का कंपोनेंट अलोंग एस लोगे तो वो कितना आएगा बेटा? एफ एस कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या फिर आप इसको लिख सकते हैं फोर्स इनटू एस कॉस थीटा। एस कॉस थीटा क्या होगा बेटा? ये होगा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द फोर्स। तो इसी तरीके से वर्क को डिफाइन किया जाता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस तरीके से इनको डिफाइन कर दिया जाता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट जूल है, या फिर न्यूटन मीटर लिख सकते हैं बेटा। सीजीएस यूनिट अर्ग है, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल बेटा। ये आपको याद होना चाहिए, कभी कभार इसकी जरूरत पड़ती है। स्केलर है बट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव मतलब जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हो, सॉरी फेवर में हो, नेगेटिव मतलब ऑपोजिट हो, जीरो परपेंडिकुलर। तो पॉजिटिव जब एंगल 90 से छोटा हो, नेगेटिव जब एंगल 90 से बड़ा हो, जीरो वर्क डन। दो केस हैं, या तो एंगल 90 डिग्री हो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट ही ना हो बेटा, डिस्प्लेसमेंट ही ना हो। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब भी जीरो हो जाएगा। तो 90 डिग्री की एग्जांपल क्या है बेटा? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन मूविंग पार्टिकल इन अ सर्कल इज ऑलवेज जीरो। ये ध्यान रखना है बेटा। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फोर्स हमेशा पार्टिकल के परपेंडिकुलर लगती है, इसलिए वो कोई वर्क नहीं करती, इसलिए स्पीड हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी हम इस चैप्टर के लास्ट में वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखते हैं, तो उसमें भी जो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स है, टेंशन है, वो जीरो लेना होता है बेटा। क्लियर है? तो वीडियो को लाइक जरूर करना है बच्चों। वर्क डन बाय मैन ट्राइंग टू पुश अ रिजिड वॉल, अगर एक बंदा वॉल को धक्का देता रहे, रिजिड वॉल है, मूव नहीं करी, तब बेटा उसका वर्क डन क्या होगा? जीरो, क्योंकि वॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा अबाउट द वर्क, ये क्या है? ध्यान से देखेंगे बच्चों। क्या कह रहा है? नो टर्म लाइक इंस्टेंटेनियस वर्क, हमेशा या तो वर्क डन बाय द फोर्स आएगा, कभी एवरेज वर्क या इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं आता, सिर्फ वर्क आता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस होता ही नहीं, वो हमेशा ही इंटरवल के ऊपर होगा। फॉर अ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, वर्क विल बी सेम फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट वेदर द टाइम टेकन इज स्मॉल और लार्ज। अगर एक बॉडी को एक फोर्स यहां से यहां लेकर गई तो बेटा जो वर्क डन है वो सेम होगा, टाइम चाहे कम लगे चाहे ज्यादा, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बार स्मूथ सरफेस पे लेके गए, टाइम कम लगा, दूसरी बार रफ पे लेकर गए, टाइम ज्यादा लगा, बट इस फोर्स का वर्क क्या रहेगा? सेम रहेगा। वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेम फोर्स का वर्क डन अलग अलग फ्रेम में अलग अलग होता है। जैसे हम क्लास में एक क्वेश्चन करते हैं कि ये एक लिफ्ट क्या है? लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक पड़ा है। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है ऊपर लगेगी, अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में
वर्क क्या है, पॉजिटिव। बट लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा है तो वर्क डन क्या है, 0। तो जो वर्क है इट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। When several forces act, work done by a force for a particular displacement is independent of other। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी कि भाई फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन लग रही है, तो वर्क जब ये ऐसे डिस्प्लेस होगा तो ये सिर्फ इन दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा कितनी है। हमें अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पता है तो फ्रिक्शन की कोई टेंशन है नहीं। इन जनरल वर्क डन बाय स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट कुड बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। अगर हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करें तो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। जैसे ब्लॉक ऑन ब्लॉक एनएलएम में जो पढ़ते हैं, ये मूव करेगा बेटा तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन आगे लगेगी, नीचे वाले पे पीछे, इस पे वर्क पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। ये फ्रिक्शन स्टैटिक भी हो सकती है जब दोनों साथ में चलेंगे, काइनेटिक भी हो सकती है जब एक दूसरे के रिलेटिव मूव करेंगे। टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज 0। किस पे बेटा, ऑन अ सिस्टम। एक सिस्टम के ऊपर टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, स्टैटिक का 0 होता है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन का हमेशा नेगेटिव होगा। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव कौन सी होती है बेटा, जिनका वर्क डन बाय दीज फोर्सेस, वर्क डन बाय दीज फोर्सेस। कई बार जब हम पूछते हैं ना 12th क्लास में कि कंजर्वेटिव फोर्स जो कंजर्व हो, अरे भाई कंजर्व नहीं होगा, नाम से नहीं पता चलेगा। वर्क डन बाय दीज फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ पाथ, या डू नॉट डिपेंड अपॉन अ पाथ। वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ इज 0। यहां पर दो पाथ बनाए गए, दो डायग्राम। यहां जब हम ए से बी जा रहे हैं बेटा, 3 पाथ से गए, ऐसे ऐसे ऐसे, तो तीनों में वर्क डन क्या होगा, सेम। अगर हम ए से बी गए और वापिस आ गए तो वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ क्या होगा, 0। बात समझ रहे, पाथ इंडिपेंडेंट है, ओवर द क्लोज्ड पाथ वर्क डन क्या होगा, 0। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है बेटा, तो हमें यह ध्यान में रखना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जब भी हमसे पूछा जाए तो हमें पाथ की टेंशन नहीं लेनी है, पाथ की टेंशन नहीं लेनी। ये पार्टिकल सीधा आया तब भी वर्क डन mgh है, ये इधर गया फिर इधर आया बेटा, सॉरी एरो गलत लग गया हुआ, इधर गया तो बेटा तब भी वर्क डन कितना होगा, mgh। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय दीज फोर्सेस डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोअर। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल, कोई भी और डिसिपेटिव फोर्स बेटा जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होती है, ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स, वो सारी क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये थोड़ा सा रेयरली यूज होता है बेटा, बहुत ही कम इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अगर हमारे पास पूछा जाए कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं और वो एक्स और वाई का फंक्शन दिया है, एक्स और वाई का, तो वाई वाले पार्ट को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना है बेटा। यहां थोड़ी सी गलती हुई है लिखने में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये फाइल हम जो है फ्रीलांसिंग, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, उनसे बनवाते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आप भी एमबीबीएस कॉलेज में चले जाएंगे बेटा, इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएंगे कुछ बच्चे एमबीबीएस में, तो अगर आपको भी ऐसा कोई काम करना हो, ये पेड होता है बेटा, हर फाइल का पैसे मिलते हैं, ओके। तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे तो जरूरत पड़ेगी अब नेक्स्ट ईयर से। तो फॉर फोर्स टू बी कंजर्वेटिव, अगर ये एक्स और वाई का फंक्शन है तो वाई वाले को एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे और एक्स वाले को वाई के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा। क्लियर है, तो हमारे पास ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है भी। अब अगर हमारे पास इंटीग्रेशन की बात करते हैं, वर्क डन लिखना हो, अगर फोर्स सिर्फ एक एक्स वाई जेड का फंक्शन है बेटा, तो आपको सिर्फ उसी के साथ इंटीग्रेट इसे करना है लगाकर। बट अगर फोर्स एक्स वाई जेड का फंक्शन है, यहां देखिए मैंने गलती कर दी बेटा, क्या आई कैप जे कैप के कैप लिखना था, ठीक है। जब ये सिंगल फंक्शन होगा तो आई जे के कैप ना भी लिखो तो समझ में आता है,
ये फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। बट जब ये मल्टीपल फंक्शन होगा बेटा तो हमें लिखना पड़ेगा कि ये एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट है, ये वाई के लॉन्ग और ये जेड के लॉन्ग। तो एक्स के लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसे dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे के लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसे dy से, और के लॉन्ग है उसे dz से। फिर आप इसको इंटीग्रेट, कई बार बच्चे इसको कंबाइन करके लिखते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आप इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ये ध्यान में रख सकते हैं, आई के कोफिशिएंट को x के साथ, जे के कोफिशिएंट को y के साथ, के कोफिशिएंट को z के साथ। हमने इसके ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक भी डाली हुई है बेटा, जिसमें अगर ये एक लीनियर फंक्शन हो बेटा तब आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये लीनियर फंक्शन हो तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी जो है वर्क लिख सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक वन, ये जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं उसकी प्लेलिस्ट देखेंगे शॉर्ट की, तो वहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक मिल सकती है बेटा। क्लियर है? नहीं तो अगर नीट में या जेई में कोई लीनियर फंक्शन आया होगा तो मैंने वहां अप्लाई करके आपको जरूर बताया होगा बेटा। कैपेसिटी टू डू वर्क बेटा, कैपेसिटी टू डू वर्क बेटा, ओके। मैं ये एक बार लिख लेता हूं यहां पर, ये आपको याद आ जाएगा जब आप फाइल देखेंगे। कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी होती है, यूनिट जूल और अर्ग होते हैं बेटा वर्क वाले ही। टाइप काइनेटिक एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल फर्दर दो टाइप की होती है, ग्रेविटेशन एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, सबको मालूम है बेटा। इसको अगर आप वी स्क्वायर को डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये क्या होगा बेटा? ये होगा हमारे पास वी डॉट वी बेटा। फिर इसको अगर आप मोमेंटम की फॉर्म में लिखेंगे बेटा, मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर होता है? मोमेंटम होता है एम वी। तो यहां पर जब आप इसको एडजस्ट करते हैं तो पी स्क्वायर बाय एम या फिर हाफ पी वी बन जाता है बेटा। फिर कुछ ग्राफ आते हैं, जब एम कांस्टेंट है तो के प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है, तो कैसा ग्राफ होगा बेटा? पैराबोला। कैसा ग्राफ होगा बेटा? पैराबोला। बट ध्यान देना बेटा यहां पर, अगर के वर्सेस पी है तो पैराबोला, अगर के वर्सेस पी स्क्वायर है, ये दोनों सेम ही तो हैं, बट अब यहां पर ये y है और ये एक्स स्क्वायर, अब यहां ये y है और ये x है, x पे अब क्या है? पी स्क्वायर, तो ग्राफ क्या हो जाता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। बच्चे इन दोनों ग्राफ में गलती कर देते हैं, और जब ये तीसरा ग्राफ आ जाए फिर तो बहुत ही कम बच्चे इसे ठीक कर पाते हैं बेटा। बहुत ही कम बच्चे इसे ठीक कर पाते हैं। जब हमें पता है कि k इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो रूट k इज प्रोपोर्शनल टू p, बट ग्राफ किसमें पूछ लेता है बेटा? रूट k वर्सेस 1 बाय p में पूछ लेता है। किसमें पूछ लेता है बेटा? रूट k वर्सेस 1 बाय p में। तो ये p है, p को 1 डिवाइड बाय 1 बाय p लिखा जा सकता है। ये p ऊपर चला जाएगा ना बेटा, तो p को क्या लिखा जा सकता है? 1 डिवाइडेड p। अब ये हमारे पास y है और 1 बाय p ये हमारे पास x है, तो ये कैसा ग्राफ होगा बेटा? ये होगा हाइपरबोला। अब अगर मास कांस्टेंट है तो k और v में भी ग्राफ क्या है? k इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ये भी कैसा ग्राफ है बेटा? पैरा। समझे? वहीं परसेंटेज चेंज अगर बहुत स्मॉल दी हो बेटा तो वही एरर का फॉर्मूला, k मास पे कैसे डिपेंड करता है? सिंगल पावर, तो डेल्टा m बाय एम। वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है? 2 डेल्टा v बाय v, तो ये पावर आगे आ जाती है। ऐसे यहां पर मास में लिख सकते हैं। एरर में हमेशा प्लस होता है बेटा, एरर में हमेशा प्लस होता है, बट ये चेंज है। हम यहां पर क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा? चेंज, तो चेंज में यहां माइनस हो सकता है। फिर आता है बेटा एक ट्रिक, अगर हमारे पास परसेंटेज चेंज निकालनी हो, मुझे पता है कि आप सबको परसेंटेज चेंज निकालनी आती है, बट अगर हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि काइनेटिक एनर्जी हमें पता है पी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, पी में इंक्रीज बाय परसेंटेज दे दे बेटा, तो आप उस, मुझे पता आपको परसेंटेज आती है बेटा, तो उस परसेंटेज को सॉल्व करने में जो टाइम लगता है उसे कम कर सकते हैं। अगर आपको ये डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक पता हो, और ज्यादातर क्वेश्चन में ये यूज होता है बेटा परसेंटेज वाले, तो मोमेंटम इंक्रीज बाय एक्स दिया हो तो काइनेटिक इंक्रीज बाय कितना होगा बेटा? 2x प्लस x बाय 10 का स्क्वायर परसेंट बेटा। जितने परसेंट है उसका डबल और उसको 10 से डिवाइड करके स्क्वायर। जैसे p इंक्रीज बाय 50%,
तो 2 इंटू 50, 50 बाई 10 का स्क्वायर 120। P इंक्रीज बाई 20, तो 2 इंटू 20, 20 बाई 10 का स्क्वायर 44। 100, 2 इंटू 100, 100 बाई 10, 10 का स्क्वायर 100, 200 प्लस इज इक्वल टू 300%। तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। सभी केसेस में आप ये हमेशा लगा सकते हैं बेटा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कब मैं ये लगाऊं, कब मैं वर्क को डेल्टा यू लिखूं, कब मैं वर्क को डेल्टा यू लिखूं, कब मैं के प्लस यू को कांस्टेंट करूं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी आगे चलकर मैं इसको आपको क्लियर करूंगा बेटा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम इज स्टोर्ड चेंज व्हेन वर्क इज आइदर डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और अगेंस्ट। तो किसी भी सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तभी चेंज होगी जब जा तो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगी या उसके अगेंस्ट हम वर्क करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जब इसको मैं छोड़ दूंगा तो ग्रेविटी वर्क करेगी, ये नीचे आएगा, तो हमारे पास जो एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। तो दिस इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? ये होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय एन ऑब्जेक्ट बाय विर्च्यू ऑफ इट्स हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। बेटा क्लियर है? किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस ऑफ अर्थ से जो हाइट है उसकी वजह से जो एनर्जी है, ये कब वैलिड है? व्हेन h इज मच लेसर देन रेडियस ऑफ अर्थ बेटा। क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कुछ और था। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये h क्या होती है? हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। रेफरेंस टेकन इज सरफेस ऑफ अर्थ। ये हाइट h क्या होती है? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और रेफरेंस बेटा, रेफरेंस हमने किसको लिया है? सरफेस ऑफ अर्थ को, इसलिए ये हाइट है सरफेस ऑफ अर्थ से है। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, उससे नीचे देखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। आगे फिर से बताऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, काफी सारे चैप्टर में ये यूज होती है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस वेयर एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट डिपेंड ऑन अ रेफरेंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करेगी, चेंज नहीं। इसीलिए हमें तो ज्यादातर क्वेश्चन में चेंज चाहिए होता है, तो रेफरेंस अपनी तरफ से डिसाइड कर लेते हैं। लोएस्ट पॉइंट, अपर पॉइंट, कोई भी रेफरेंस है ले लेते हैं बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये आ गया बेटा। अब ये लॉ कब वैलिड होता है? कहता वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा वैलिड है, ये तो यूनिवर्सल है। तो सभी फोर्सेस का वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा। बट इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स वर्क, लगे तो चाहे कितनी भी, बट अदर फोर्सेस में एक्ट। वर्क किसकी वजह से होना चाहिए? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स। बाकी फोर्सेस हो सकती हैं। जब जैसे मैंने इसको छोड़ा तो सिर्फ ग्रेविटेशन वर्क कर रही है, बट यहां अगर एयर फ्रिक्शन ले लोगे तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अगर सिर्फ ग्रेविटेशन लगेगी तो आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ तभी वैलिड है व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स वर्क। अब मैंने यहां से ऑब्जेक्ट छोड़ा, ये नीचे आया, मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दी क्योंकि मैंने एयर नहीं ली। बट जैसे ही वो बोल देगा कि फाइंड द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, तब आप ये नहीं लगा सकते, तब आपको ये लगाना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी आ गई हैं। क्लियर बेटा? जब सिर्फ ग्रेविटेशन और स्प्रिंग वर्क करेगा तो ये लगा देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th में आ जाएगी बेटा। और जब वो फ्रिक्शन काम करेगी साथ में तो ये आ जाएगी। अब ये तो कंफ्यूजन दूर हुई। अब कंफ्यूजन बची वर्क डन। भाई ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव है ये माइनस डेल्टा यू होता है, एक्सटर्नल वर्क डन होता है डेल्टा यू। क्यों बेटा? किस केस में होता है? देखिए, when external force work against gravitational force and object move slowly, क्वेश्चन में ज्यादातर ये दिया होगा कि ऑब्जेक्ट मूव स्लोली। स्लोली मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो इन दोनों फोर्सेस का सम जीरो हो जाएगा।
तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन किसके बराबर होता है? वो होता है माइनस डेल्टा यू बेटा। इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां? प्लस हो जाएगा। Whenever an object is shifted from one position to other slowly मतलब without change in potential kinetic energy, तो एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? माइनस डेल्टा। तो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला, अगर सिस्टम में एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं, कंजर्वेटिव लग रही है, फ्रिक्शन लग रही है, एक्सटर्नल लग रही है, तो हम क्या लगाएंगे? वर्क नेट इक्वल टू चेंज इन। अगर सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है तो मैकेनिकल एनर्जी। अगर सिस्टम को स्लोली एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं तो एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू लग जाता है। समझे? ये जर्नलाइज्ड है, ये हमेशा ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है बेटा। ये वाले कंडीशनल है, ये वाले दोनों कंडीशनल। समझे बेटा? आगे बढ़ते हैं। फिर मैं यहां पर काफी सारे क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज होता है बेटा, तो मैंने ये एग्जांपल फिर से बता दी। अगर कोई बॉडी h हाइट से नीचे आती है तो उसकी एनर्जी हो जाती है √2gh। यहां हमने एयर फ्रिक्शन नहीं ली बेटा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही अगर ये इंक्लाइंड प्लेन पे, कर्व्ड सरफेस पे, कर्व्ड हो, इंक्लाइंड हो, स्मूथ प्लेन होना चाहिए, फ्रिक्शन 0 होनी चाहिए, तो अगर ये h हाइट से नीचे आएगा, प्लेन की लेंथ देखने की जरूरत नहीं, तो स्पीड √2gh होगी। ऐसे ही जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ नीचे आएगा बेटा, तो ये कितनी हाइट नीचे आ गया बेटा? ये कितनी हाइट नीचे आ गया? देखिए ये L हाइट नीचे आ गया, तो इसकी भी स्पीड कितनी हो जाती है? √2gh। अगर कोई ऐसे जिग जैग पाथ पे चलता है बेटा, तो मुझे यहां स्पीड लिखनी है, तो मुझे ये देखना है कि ये अपनी इनिशियल स्पीड से कितना नीचे आ गया, अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना नीचे आ गया, तो ये बन जाता है √2gh। समझे? ये यहां से आया, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये कितना इनिशियल स्पीड से आ गया, ये भी जो ट्रैक है ये क्या है बेटा? स्मूथ है। ओके, तो हमेशा ये क्या लगा सकते हो? √2gh लगा सकते हो बेटा। फिर हमारे पास फ्रिक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आ गया बेटा। एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां से छोड़ा, तो जब वो यहां आएगा तो स्पीड होगी √2gh। फर्दर जब वो इस रफ सरफेस के ऊपर जाएगा बेटा, ये सरफेस कैसी है? रफ सरफेस है। अगर रफ सरफेस के ऊपर मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगी बेटा, उस फ्रिक्शन की वजह से ये क्या होगा? स्लो डाउन होगा। उस फ्रिक्शन की वजह से ये क्या होगा? स्लो डाउन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके ये रुक जाएगा, तो वो डिस्टेंस किसके बराबर आता है बेटा? h/g। ये ऐसे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये आपका पेपर में काफी टाइम बचा सकते हैं। फिर अगर कोई यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो बेटा, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसके लिए हाइट हम किसकी मेजर करते हैं? सेंटर ऑफ मास की। तो हमें किसकी हाइट लेनी होती है बेटा? सेंटर ऑफ मास की। sin 53 की वैल्यू अगर आपको पता है तो ये कितना आएगा बेटा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये कितना आएगा बेटा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों ने यहां तक वीडियो को देखा है बेटा। ओके, ये L/2 है, ये वाला cos होता बेटा, cos 53, ये sin है, तो हमें ये वाली हाइट लेनी थी। ये रिजल्ट बेटा स्टार ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको ध्यान देना है बेटा। इट इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। एक चेन हैंग कर रही है एज से बेटा, चेन की मास m है, लेंथ l है, कितना हिस्सा हैंग कर रहा है? स्मॉल l। इसको L/n भी कह दिया जाता है कुछ क्वेश्चन में। तो वर्क डन इन स्लोली पुलिंग द चेन ओवर द टेबल। तो स्लोली पुलिंग मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, तो मुझे वर्क सारा पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट करना है बेटा, तो वो कितना आएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgL/2n² बेटा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? और यहां बच्चे कई बार टीचर सिर्फ उनको L/n का फॉर्मूला बता देते हैं कि भाई ये आएगा, बच्चा n नहीं निकाल पाता। क्वेश्चन आ जाता है कि ये 200 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर हैंग कर रहा है, लो निकालो n, बच्चा फंस गया। तो n कैसे निकालना है बेटा? आपको ध्यान देना है, n की वैल्यू क्या होगी? ये होगी टोटल लेंथ डिवाइड बाय जो लेंथ यहां पर हैंग कर रही है।
टोटल लेंथ बाय द लेंथ हैंगिंग। बेटा क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये हमारे पास n की वैल्यू होती है जो आप यहां पर पुट कर सकते हैं। अब अगर ये 200 सेंटीमीटर दी थी, ये 60, तो 200 बाय 60 करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया 10 बाय 3, ये n की वैल्यू आ जाएगी। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 200 सेंटीमीटर टोटल लेंथ और 60 सेंटीमीटर हैंगिंग। मुझे उम्मीद है कि आप में से काफी बच्चे इसमें फंसे होंगे। आपके टीचर ने आपको L बाय N का तो ये बता दिया, N का दिमाग में ही नहीं आया सर, पेपर में 200 और 60 दे दिया, उसने दिया ही नहीं कि टोटल लेंथ L है, उसका 1/3 हिस्सा हैंग कर रहा है, उसका 1/4 कर रहा है। सर ने तो ये याद करा दिया था कि 1/3 1/4 हैंग करेगा तो कितनी वर्क डन होगा, बट वो तो दिया ही नहीं उसने तो लेंथ दे दी। तो इस तरीके से आपको निकालना है बेटा। फिर अगर इस चेन को रिलीज कर दें तो जब ये कॉन्टैक्ट लूज करेगी टेबल के साथ, यानी कि सारी की सारी ये फ्री फॉल ऐसे वर्टिकल होगी, तो इसकी स्पीड कितनी होगी बेटा? तो स्पीड क्या हो जाएगी, रूट GL। GL यहां पर कौन सा है बेटा? टोटल लेंथ है बेटा। GL यहां पर कौन सा है? टोटल लेंथ है बेटा। ओके, रूट 1 - 1 बाय n²। क्लियर है? यहां पर अगर आप चाहें तो इसको L कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। GL 1 - 1 बाय n²। आगे बढ़ते हैं बेटा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी U से ही रिप्रेजेंट की जाती है। किसके अंदर होती है बेटा? स्प्रिंग। स्प्रिंग अगर हमारे पास है तो उस स्प्रिंग की ये नेचुरल लेंथ होती है बेटा, K कांस्टेंट है। अगर आप इससे ज्यादा इसको स्ट्रेच करेंगे, यहां तक ले आए खींचकर इसको, तो ये पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो फोर्स होती है कौन सी होती है बेटा? स्प्रिंग फोर्स। अगर x इधर है तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगी। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस पे x को नेचुरल लेंथ, NL का मतलब होता है नेचुरल लेंथ पे 0 मान लेते। क्लियर है बेटा? तो ये वाली फोर्स कैसी है? कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा। कंजर्वेटिव है तो वर्क डन आएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ kx²। when elongated or compressed by x from its natural length position। बेटा वर्क डन बाय स्प्रिंग अगर आपको लिखना है तो ये किसके बराबर होगा? -(डेल्टा U), क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। बेटा मुझे उम्मीद है आपको यहां तक जितना बताया है वो अच्छा लगा होगा बेटा, समझ भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। टोटल एनर्जी बेटा, टोटल एनर्जी क्या रहती है? अगर हम एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करें, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करें, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट रहती है। तो उसका ग्राफ कैसे होता है बेटा? x0 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। ये पोटेंशियल एनर्जी की कर्व है बेटा। ये वाली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की कर्व, ठीक है। 0 पे मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट। ये दोनों ग्राफ कैसे हैं बेटा? पैराबोलिक। ये ग्राफ आपने SHM में भी देखे हो। अब यहां पर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट या SIP है। कहता है पहले स्प्रिंग को 0 से x1 खींचते हैं तो वर्क डन पूछा जाता है। वर्क डन होता है ΔU, तो कितना आ गया? हाफ kx1। फिर कहता है फर्दर डबल कर दिया, 3 टाइम कर दिया, 4 टाइम, तो x1 से x2 लेकर जाएंगे। फर्दर खींचा है तो x1 से x2, तब वर्क डन क्या होगा? हाफ kx2² माइनस हाफ kx1। फिर इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा। अगर इलोंगेशन सेम हो तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। अगर हमारे पास फोर्स सेम हो तो पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। बेटा क्या बात समझ में आई? फिर हमारे पास बेटा एक और नोट आता है, अगर हम एक कांस्टेंट फोर्स लगाएं तो मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होता है? 2f/k। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? व्हेन कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड, तो हमारे पास मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी होती है बेटा? 2f/k। ठीक है, देन मैक्सिमम इलोंगेशन, कंप्रेशन भी हो सकती है अगर उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा दें। क्या ये बात समझ में आई बेटा? इसी की वजह से हमारे पास ये एक केस आता है
कि अगर आप इस स्प्रिंग को स्लोली स्लोली नीचे लेकर आएंगे, स्लोली डाउन, तो हमारे पास बेटा इक्विलिब्रियम में इलोंगेशन कितनी आएगी, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में इलोंगेशन है। और अगर हमारे पास बेटा इसको आप सडनली रिलीज कर देंगे, आप क्या कर देंगे, इसको रिलीज कर देंगे सडनली, अगर आप इसको सडनली रिलीज कर देंगे तो इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी आएगी बेटा, मैक्सिमम इलोंगेशन आएगी 2f/2mg/k, क्योंकि हमने कहा ना अगर आपने सडनली छोड़ दिया बेटा तो कांस्टेंट फोर्स mg लगेगी जो इसे इलोंगेट करेगी, तब इसके अंदर मैक्सिमम इलोंगेशन क्या आ जाएगी, 2mg/k। तो ये भी एक रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए बेटा। फिर हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम, ये बहुत ही कम बच्चों को पता होता है, बहुत बच्चे इसका इजी क्वेश्चन में भी नंबर गवा देते हैं। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो, अगर फोर्स जीरो तो डिफरेंशिएशन हमारे पास जीरो हो गया, क्योंकि du/dr होता है। फोर्स किसके बराबर होती है बेटा, -du/dx, -du/dx, dy/dx, dy/dz ये लिख सकते हैं। ये हमने वहां पर शायद पीछे रह गया ना ये टॉपिक, ये हमें ऐड करना था बेटा, ये ऐड कर लेंगे, अभी कर लेंगे यहां पर, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास क्या होती है, -du/dr, ठीक है। अगर हमारे पास ये डायरेक्शनल हो तो आपको हर एक डायरेक्शन में इसे डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है बेटा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसके क्वेश्चन है, बट इस यहां पर इसके क्वेश्चन थोड़े कम है बेटा, तो आपको डायरेक्शनल डिफरेंशिएशन भी करना पड़ सकता है। जब हमने ये PYQ रिकॉर्ड किए थे तब भी हमने इसके ऊपर स्पेसिफिकली जोर दिया था बेटा। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, वो होता है जहां फोर्स जीरो हो एंड एनर्जी मिनिमम हो, और इसका जो डिफरेंशिएशन है ये क्या हो जाए बेटा, नेगेटिव हो जाए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है बेटा, जब फोर्स जीरो हो, एनर्जी मैक्सिमम हो, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए बेटा, ग्रेटर देन जीरो बेटा। क्लियर है। फिर हमारे पास एक फोर्स वर्सेस एक्स का, ये जो हमने जेई मेन PYQ रिकॉर्ड किया था उसमें ये एक क्विज भी आप लोगों के लिए छोड़ा था, बहुत ही कम बच्चों ने आंसर दिया, मेरा दिल बहुत दुखाया आपने बेटा वहां पर, है ना, बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया। यहां आपको सिर्फ ये देखना था बेटा, इन दोनों पॉइंट पे फोर्स जीरो है, आपको ये देखना आता है ना, यहां पर फोर्स जीरो है बेटा ग्राफ में, ठीक है, फोर्स जीरो है तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहां पर तो फोर्स ही जीरो नहीं है तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है बेटा, फोर्स जीरो नहीं है तो इक्विलिब्रियम है। अगर आप यहां पर x1 पे स्लोप देखेंगे तो ये नेगेटिव है बेटा, x1 पे स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो ये स्टेबल है। f2 पे अगर आप x2 पे देखेंगे तो स्लोप क्या है बेटा, पॉजिटिव है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ये अनस्टेबल है। स्लोप देखनी तो आती है ना बेटा, ये वाली कर्व, ये वाली पॉजिटिव स्लोप, ये वाली नेगेटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट में, ठीक है। फिर आता है बेटा पावर। पावर हमारे पास क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क बेटा। इंस्टेंटेनियस पावर, जैसे आपने देखा मैंने बहुत सारी चीजें इसमें ऐड ऑन की हैं बेटा, ठीक है, सो दैट आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। पहले ये वन शॉट बनाई गई कि जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो लिख के बता दें, फिर लगा नहीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ऐड होने चाहिए, इसलिए ये जो एक्सपेक्टेड टाइम था 40 मिनट, मुझे लगता है उससे ये 7-8 मिनट और ऊपर जाएगी, 47-45 मिनट के आसपास की ये वीडियो होने वाली है बेटा। क्लियर है। वीडियो को लाइक जरूर करना है बेटा, उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। इस हफ्ते हमने रेगुलरली डेली एक वीडियो आपके लिए अपलोड की है, चाहे वो जेईई मेन PYQ हो या फिर जो वन शॉट पेंडिंग थे वो हो बेटा। नेक्स्ट वीक भी कोशिश करेंगे इसको मेंटेन करने की, बस मोटिवेशन आपने देनी है बेटा। इंस्टेंटेनियस पावर होती है dw/dt, रेट चेंज ऑफ वर्क डन बेटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, F.dr/dt, ये बन जाता है हमारे पास F.v। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं बेटा। एवरेज वर्क होगा, एवरेज पावर होगी टोटल वर्क डन बाय टाइम टेकन, कम देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें तो यही वर्क डन को आप F.dr/dt भी कर सकते हैं। एनर्जी सप्लाइड बाय टाइम भी कह सकते हैं, और इसे PDT, ये जैसे आपने AC सर्किट में देखा था I एवरेज,
आई डी टी डिवाइड बाई डी टी, देखा था ना बेटा, वी एवरेज आई, तो वैसे ही पी एवरेज पी डी टी डी टी, अगर पावर ही टाइम का फंक्शन दे दिया जाए। ओके, ऐसा यूनिट जूल पर सेकेंड वॉट होता है बेटा। अदर यूनिट हॉर्स पावर, पंप के केस में 746 वॉट होता है। एक यूनिट है एनर्जी की, एनर्जी यूनिट फ्रॉम पावर 1 किलोवाट आवर, ये हमारे पास किसके बराबर है, 1 किलोवाट यानी कि 1000 जूल पर सेकेंड, आर मतलब 3600 सेकेंड, 3.6 इंटू 10⁻⁶, ये किसकी यूनिट है बेटा, यूनिट ऑफ एनर्जी। मैं फिर से लिख देता हूं, कई बार बच्चे पावर में पढ़ते हैं तो उनको लगता है पावर है, ठीक है, और ये किसके बराबर होता है बेटा, ये 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हम घर में कहते हैं कि 1 यूनिट का गवर्नमेंट हमसे 4 रुपए 5 रुपए लेती है, कुछ गवर्नमेंट ने 300-400 यूनिट फ्री किए हुए हैं, तो वो जो 1 यूनिट है वो होती है 1 किलोवाट आवर बेटा। फिर आता है ये स्टैंडर्ड केस जो आपको याद होना चाहिए बेटा, अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग अ कांस्टेंट पावर। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट पावर से मूव कर रही है तो बेटा पावर को लिखा जाता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आती है टाइम की पावर 1/2, पोजीशन आती है टाइम की पावर 3/2, और इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाती है बेटा यहां से x की पावर 3/2। समझे? यही हम सर्कुलर मोशन में भी लगा सकते हैं। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, टाइम की जगह टाइम है, x की जगह थीटा। इसको करने का अगर आप इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते, इंटीग्रेशन हमें डर लगता है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा। पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी, हमने दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। पावर क्या है बेटा, कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो ये आ गया L² t की पावर -3। तो L² इज प्रोपोर्शनल टू t, L होती है लेंथ यानी कि x, ये t, तो यहां से हम डायरेक्टली भी इसे याद रख सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक ऑफ इस चैप्टर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जब आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखते हैं तो 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला, एनर्जी क्या रहेगी बेटा, कंजर्व रहेगी। एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। क्यों? क्योंकि वर्क सिर्फ कौन सी फोर्स करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स करेगी बेटा। टेंशन लगेगी तो सही, बट टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स है तो वर्क नहीं करेगी। mg sin थीटा अगर आप देखेंगे इज अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, विच एक्सेलरेट एंड रिटार्ड द मोशन, विच एक्सेलरेट एंड रिटार्ड द मोशन बेटा। इसके ऊपर ये जो मोशन है, ऊपर जाते जाते स्पीड कम होगी, वापिस आते आते स्पीड बढ़ेगी, तो ये एक्सेलरेट एंड रिटार्ड करती है। इट इज अ वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रॉब्लम। इसमें एक्सेलरेशन भी सभी पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं है, तो इट इज अ वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रॉब्लम बेटा। ये पता होना चाहिए, बच्चे अक्सर इसे मिस कर देते हैं, उनको लगता है कि ये तो एक सर्कुलर मोशन तो हमने यूनिफॉर्म ही पढ़ा है बेटा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा लगा हो ये पॉइंट तो जरूर लाइक करिएगा, और अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, हाइप कर देंगे तो हमारी सपोर्ट हो जाएगी बेटा। अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, अगर आप देखें एक ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां चला गया बेटा, ये इनिशियल पोजीशन है, ये वाली फाइनल, यहां हमने इसको वेलोसिटी u दे दी, यहां इसकी वेलोसिटी हमने v लिख ली बेटा, यहां पर हमने वेलोसिटी क्या लिख ली बेटा, इसकी v। तो क्या होगा एनर्जी कंजर्वेशन बेटा, ये b पोजीशन है, ये a है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक। क्यों? क्योंकि ओनली कंजर्वेटिव फोर्स वर्क, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते। तो वर्क डन। अब B पे पोटेंशियल एनर्जी लिखने में बच्चों को दिक्कत आती है बेटा, तो ये L है, ये थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, L cos थीटा, ये टोटल L था, तो ये H का आप रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, कितना होता है L - L cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, वैल्यू पुट कर दी। काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। इनिशियली ये है, हम जो रेफरेंस है वो किसको लिख लेते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमें रेफरेंस चाहिए, तो लोअर मोस्ट पॉइंट को हम रेफरेंस ले लेते हैं। फिर आती है बेटा फोर्स इक्वेशन। अगर आप इसी पॉइंट पे फोर्स देखेंगे, अगर आप इसी पॉइंट पे फोर्स देखेंगे बेटा, तो फोर्स कौन कौन सी लगेगी,
एक तो टेंशन लगेगी, एक इसके ऊपर वेट लगेगा। वेट के अगर आप कंपोनेंट ले लोगे तो स्ट्रिंग के अलोंग mg cos थीटा है, इसके परपेंडिकुलर mg sin थीटा है। क्या ये बात समझ में आई बेटा? वर्टिकल के साथ एंगल थीटा था। अब अगर आप विद रिस्पेक्ट टू बॉब देखोगे तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लगा सकते हो। कब बेटा? जब आप विद रिस्पेक्ट टू बॉल या बॉब देखोगे। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो टेंशन इसको बैलेंस करेगी विद रिस्पेक्ट टू बॉल में। तो टेंशन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल प्लस mg cos थीटा। तो ये आप रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। किसी भी जगह पर आपको जरूरत पड़े तो आप थीटा की वैल्यू अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। यहां थीटा 0 हो जाएगा, यहां ऊपर थीटा 180 हो जाएगा, यहां थीटा 90 हो जाएगा, तो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं बेटा। क्लियर है? थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप इस इक्वेशन को याद रख पाएंगे बेटा। स्टैंडर्ड केस, अगर ये ऑब्जेक्ट को हम यहां पर वेलोसिटी √2gl से कम दे दें तो बेटा ये सिर्फ यहीं तक ऑसिलेट करेगा और यहीं से आगे पीछे होता रहेगा। तो इट ऑसिलेट इन वर्टिकल प्लेन, इट ऑसिलेट इन प्लेन विद एंगल मैक्सिमम एंगल थीटा 90 डिग्री। टू कंप्लीट द सर्कल ऑन द और सर्कल द सर्कल, इसे क्या बोलते हैं? टू कंप्लीट द सर्कल और सर्कल द सर्कल। अगर मुझे इस सर्कल को कंप्लीट करना है और एनसीईआरटी बोल दिया है कंप्लीट द हाफ सर्कल, कंप्लीट द हाफ सर्कल एनसीईआरटी बोलती है बेटा इसे। क्यों? क्योंकि उसे पता है जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे ही नीचे आएगा। तो अगर हमने हाफ सर्कल पूरा करा दिया तो ये बाकी भी कर लेगा, तो इसलिए इसे हाफ सर्कल भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, जेई मेन PYQ में हमने ये देखा था बेटा। तो U किससे बड़ा है बेटा? किससे बड़ा होना चाहिए? लोएस्ट पॉइंट पे √5gl से बड़ा होना चाहिए। अगर ये √5gl से बड़ा होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी 5gl, मिनिमम वेलोसिटी, क्रिटिकल मतलब मिनिमम वेलोसिटी। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी ये भी मिनिमम है बेटा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी किससे बड़ी होनी चाहिए? √gl से बड़ी होनी चाहिए। टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगी? जब व्हेन VH इज √gl। जब हम क्रिटिकल कंडीशन में देखेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगी? 0 बेटा। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पे ये कितनी हो जाती है? 6 mg, ये 0 हो जाएगी। बट हमने एक स्पेशल केस देखा था कि जरूरी थोड़ी है कि हमेशा √5gl ही दे हमको, 5gl के अलावा कोई और भी दे सकता है, बस वो एंड 5 से बड़ा होना चाहिए तब ये वैलिड है। छोटा होगा तो बीच में से ही वापस आ जाएगा बेटा, या फिर पाथ छोड़ देगा। अगर ये 5 से बड़ा है तो यहां स्पीड n-2 होगी, यहां n-4 होगी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कभी आपको ऊपर वाली दे देगा, ये पूछ लेगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगी बेटा? मैक्सिमम होगी। कितनी? n+1 होगी बेटा। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होगी बेटा। कितनी होगी? n-5 होगी बेटा। जब n 5 से बड़ा होगा तो ये जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ u। ये कितना होगा बेटा? 6 mg होगा। ये न्यूमेरिकल में काफी बार यूज होता है बेटा। सिमिलर केस, अगर प्लेन इन एयर राउंड लगाएगा तो स्पीड चाहिए 5gr। स्मूथ वर्टिकल लूप में अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर घूमेगा, ऐसे लूप के अंदर ऑब्जेक्ट को घूमना है तो उसको कितनी स्पीड चाहिए बेटा? √5gr चाहिए। फिर इसमें एक और केस आता है बच्चों। कौन सा केस आता है बेटा? आता है कि अगर ये रॉड हो, क्या हो बेटा? रॉड। अगर ये हमारे पास क्या हो बच्चों? रॉड हो, तब क्या करना है? तब हमें ध्यान देना है कि अगर ये हमारे पास रॉड है तो कंप्लीट करने के लिए सर्कल जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए वो √4gl है। अगर स्पीड √4gl है तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? 0 होगी। टेंशन 0 नहीं होगी, टेंशन कैसी हो जाएगी बेटा? पुशिंग हो जाएगी। ये इसलिए मैंने यहां पर मेंशन किया है कि ये टेंशन आउटवर्ड लगेगी, पुशिंग नेचर की हो जाएगी बेटा। सिमिलर केस, अगर रिंग के अंदर कोई बीड है ऐसे, तो ये बीड ऐसे घूमेगा बेटा इसके ऊपर। अगर इस बीड को ऐसे घूमना है तो मिनिमम स्पीड √4gr चाहिए। ऐसे ही इस ट्यूब के अंदर
ये एक बॉल है जो ऐसे ऐसे जाएगी बेटा। अगर ये बॉल ऐसे जाएगी तो इसको कितनी स्पीड चाहिए, √4gl। फिर ये रिजल्ट बेटा, ये मिस मत कर देना, बहुत सारे पेपर में ये पूछा जाता है। अगर आप एक h हाइट से किसी ब्लॉक को रिलीज कर दो बेटा स्मूथ प्लेन पे, तो वो यहां सर्कल लगाए, इसकी क्या कंडीशन होगी, जब ये यहां पहुंचेगा तो स्पीड कितनी होगी बेटा, √2gh। ये किससे बड़ी होनी चाहिए बेटा, √5gr सर्कल के लिए, तो h किसके बराबर आ गया, √5r/2 से बड़ा होना चाहिए। ये h कहां से है बेटा, बेस से। कभी कभार क्वेश्चन ट्रिकी आता है, ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो वो यहां से पूछ लेता है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये किससे बड़ा होना चाहिए बेटा, r/2 से। क्योंकि ये 5r/2 था ना, 2.5, 2r तो खत्म हो गए, क्योंकि 1r तो ये भी है ना बेटा, 2r तो खत्म हो गए, तो कितना बच गया, आधा बच गया। समझे। फिर ये रिजल्ट आता है बेटा, बहुत ही पॉपुलर है ये भी। अगर हमारे पास ये एक स्मूथ हेमिस्फीयर है, कौन सा है बेटा, स्मूथ हेमिस्फीयर, तो क्या होता है, ये ब्लॉक इसके साथ साथ ऐसे स्लाइड करेगा, इसके बाद ये पाथ छोड़ देता है बेटा। तो कहता है ये किस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट लूज करेगा, स्मॉल ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम एट द टॉप फिक्स्ड हेमिस्फीयर, इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड देन द एंगल एट विच इट लीव कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर। किस एंगल पे ये कॉन्टैक्ट लूज करेगा बेटा, ये एंगल थीटा हमें देखना है, ये एंगल थीटा हमें देखना है बेटा। क्या ये बात समझ में आई। ये एंगल थीटा कितना होगा, ये होगा बेटा हमारे पास cos थीटा 2/3। थीटा किसके साथ लिया है बेटा, वर्टिकल के साथ। अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखेंगे अल्फा, तो ये हो जाएगा sin अल्फा 2/3 बेटा। समझे, क्योंकि cos को 90 माइनस थीटा कर देंगे तो साइन में कन्वर्ट हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ रिजल्ट आ जाते हैं। अगर हमें cos थीटा पता चल गया तो ये हाइट कितनी होगी, r cos थीटा। तो किस हाइट से ये लीव करेगा बेटा, 2r/3। और ये कहां से लेना है, सेंटर से। अगर मान लो इसमें एक स्पेशल केस आता है कि यहां से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया बेटा, अब ये कहां से छूटेगा, तो इसका जो एंगल है वो थीटा सेंटर के साथ है। तो ये जो हाइट है, ये हाइट, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 2r/3 प्लस r, क्योंकि ये r है हमारे पास और ये वाली कितनी है बेटा, 2r/3। बच्चे अक्सर इसमें मिस कर देते हैं, वो 2r/3 याद रख लेते हैं, बट अगर उसने पूरा सर्कल दे दिया तो यहां से ये कितनी हो जाएगी, 5r/3 हो जाएगी बेटा। क्या ये बात समझ में आई सबको। फिर आता है वेलोसिटी, जिसके साथ ये ब्लॉक कॉन्टैक्ट लूज करेगा बेटा। तो वो वेलोसिटी भी यहां से जब आप इक्वेशन लगाते हैं mv²/r = mg cos थीटा, तो वहां से ये बन जाती है √2/3gr। जैसे कि मैंने कहा था ये वीडियो 47-48 मिनट की होगी बेटा। 48 मिनट में हमने ये वर्क पार एनर्जी का वन शॉट क्विक रिवीजन कंप्लीट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट जो वर्क पार एनर्जी के वो दूर हुए होंगे, काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर बेटा। ओके, बाय बाय बच्चों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।